हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम गुणु बीजाणु धानी और गुणु बीजाणु जनन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। स्त्री केसर जायंग जायंग जो होता है उसके अंदर हम एक अंडाशय को बोलते हैं स्त्री केसर, एक बीजांड को। तो गुणु बीजाणु धानी बीजांड तथा भ्रूणकोश, एक बीजांड को हम स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प में मादा जननांग को जायंग कहते हैं। प्रत्येक जायंग में एक अंडपी या अधिक अंडपी बहुअंडपी पाए जाते हैं। अंडपी यदि आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उन्हें युक्ता अंडपी कहते हैं। यदि वो आपस में जुड़े हुए ना हो तो उन्हें वियुक्ता अंडपी कहते हैं। प्रत्येक जायंग के 3 भाग होते हैं। आप थोड़ा इसको मत जाने, क्योंकि मैं आपको थोड़े अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि आप तो नोट्स बनाओगे, लेकिन मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। जायंग के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 वर्तिका। अब आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो भाग होता है इसे बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नली होती है हम इसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो ये होता है यहाँ पे जैसे ये फूला हुआ हिस्सा, हम इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अब आप इसे देख रहे होंगे, इसे मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको अभी इसमें 3 भाग होते हैं, वही 3 भाग समझा रहा हूँ। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। ठीक है। बीजांड की संरचनाएं। बीजांड की गुणु बीजाणु धानी की। बीजाणु एक छोटी सी संरचना होती है जो एक या 2 आवरणों से ढकी होती है। क्योंकि उसमें मादा युग्मक कैसे आता है, नर युग्मक कैसे आता है, उसे ही हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चित्र समझाता हूँ। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आपको ये चित्र बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। गुणु बीजाणु जनन कैसे होता है, गुणु बीजाणु जनन कैसे होता है, मादा युग्मक कैसा होता है। हम जो कि आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हम बाह्य आवरण, और जो अंदर वाली लाइन है इसे बोलते हैं हम अंत्य आवरण। हम इसे बीजांड बोलते हैं। जो कि आपको जो दिखाई दे रहा है अंदर का, हम इसे क्या बोलते हैं? जो कि अंदर का दिखाई दे रहा है हम इसे बीजांड बोलते हैं, जो गोला गोला अंदर का। उसके बाद जो बीच में जो आपको 2 केंद्रक दिख रहे हैं, हम इसे द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, क्योंकि ये 2 केंद्रक होते हैं। क्योंकि कोशिका तो एक है, लेकिन इसके 2 केंद्रक होते हैं। और जो कि आपको जो भाग जो दिख रहा है निवाहक का, क्योंकि जब वो यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आते हैं प्राकरण, तो वो यहीं से नली अपनी बनाते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। उसके बाद है बीजांड द्वार के बाद सबसे पहले अब क्या होती है कि ये क्या होती हैं आपकी कोशिकाएं। ये आपके 8 केंद्रक होते हैं। सबसे मेन तो आपके केंद्रक होते हैं 3, 6 और 2 8 केंद्रक, और 7 कोशिकाएं होती हैं आपकी 7 कोशिकाएं कैसे होती हैं? 7 कोशिकाएं आपकी ऐसे होती हैं, आप सबसे नीचे देख सकते हैं। ये 7 कोशिका 3 और 3 6, और जो 8 केंद्रक हैं कि एक ही कोशिका होती है, मतलब एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। जो ऊपर वाले मतलब ये तो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक कोशिका। और जो कि भाग है कि निवाहक भाग कहलाता है। जो कि भाग खाली देख रहे हैं आप, इसके जो यहाँ के होते हैं हम इसे निवाहक कहते हैं। अब नीचे वाली जो कोशिका होती है, जो आइटोसाइटो की कोशिका, हम इसे सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? सहायक कोशिका। और जो बीच वाली जो कोशिका, हम इसे अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? अंड कोशिका बोलते हैं। और जो इससे जुड़ा रहता है बीजांड द्वार से, तो जो बीजांड से जो जुड़ा रहता है ये हिस्सा, हम इसे बीजांड व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? बीजांड व्रंत बोलते हैं। और जो इसका जो अंदर का हिस्सा होता है जहाँ के द्वितीय फुत्य केंद्रक होते हैं, हम इसे भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? भ्रूण कोश कहते हैं। और बीजांड काय इसे कहते हैं। जो कि इस पर जो कोशिका है जो इस पर के लगी हो, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बीजांड काय कहते हैं। अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। डेफिनेशन के बाद ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें नंबर 1 हेडिंग है बीजांड द्वार। बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, हम जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया बीजांड द्वार कहाँ होता है। बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। निषेचन के समय परागनलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत भाग निवाहक कहलाता है।
मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होता है यहाँ पे बीजांड द्वार। जब ये पराग नलिका निकलती है तो वो यहीं आकर जुड़ती है, यहाँ से आकर जुड़ती है, हम इसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। और इसके ठीक सामने क्या होता है, निवाहक होता है, इसके ठीक सामने निवाहक होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे, बीजांड ग्रंथ क्या होता है। बीजांड ग्रंथ, बीजांड में बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं, मतलब उसे बाह्य आवरण या अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड एक ग्रंथ ग्रंथ को डंठल बोलते हैं, जो उसका डंठल होता है नीचे का, जैसी संरचना द्वारा अपरा से जुड़ा हुआ हो। अपरा मतलब जो बीजांड से जुड़ा हुआ, मतलब जो उसकी जो बीजांड होती है बाहर की, उससे जुड़ा हुआ होता है, उसे बीजांड ग्रंथ। जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा हो उसे नाविका कहते हैं, उसे नाविका कहते हैं, मतलब वो जहाँ जुड़ा होता है उसे ही बीजांड कहते हैं। और वो बीजांड होता है जहाँ से वो जुड़ा हुआ, बीजांड ग्रंथ जहाँ आगे जुड़ा हुआ हो इसे ही निवाहक कहते हैं, ठीक है ना। क्या इसके इसके ऊपर मतलब जो कि सिरा के बीजांड, जो कि बीजांड जो बीजांड ग्रंथ जहाँ जो जुड़ा होता है उसे बीजांड कहते हैं, या उसे वो ठीक नाभिका के पास होता है। उसके बाद है हमारा अध्यावरण, उसके बाद पढ़नी है हमें अध्यावरण। अब अध्यावरण क्या होता है, हमारा बाह्य आवरण और अंत आवरण को हम अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण, बीजांड में बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड का संरक्षी आवरण होता है, मतलब जो उसकी रक्षा रखता है उसे संरक्षी आवरण कहते हैं। निषेचन के पश्चात अध्यावरण बीजांड चोल का निर्माण करते हैं। आवृतबीजी पादपों में प्रायः दो आवरण होते हैं। कौन कौन से आवरण होते हैं, परंतु जैसे लीची आरंडी में 3 आवरण होते हैं। लीची में गन्ने योग्य भाग तीसरा अध्यावरण होता है जिसे एरिल कहते हैं। अब ये कहता है यहाँ पे प्राय 2 भाग होते हैं, एक तो अंतावरण और एक बाह्य आवरण होता है। ये आपके लिए यहाँ मैन होता है पढ़ना, क्या होता है आपका यही मैन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बीजांड द्वार क्या होता है। बीजांड द्वार यह बीजांड की मृदुतकी संरचना है जो अध्यावरणों के द्वारा घिरी रहती है। बीजांडकाय का उपयोग प्राय पोषण के लिए किया जाता है, मतलब जो उन्हें पोषण प्रदान करता है उनके पोषण के लिए इनका उपयोग, बीजांडकाय का उपयोग किया जाता है। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, क्योंकि आपको मेरे जैसे नोट्स पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं और ना ही आपको पूरे यूट्यूब पर कोई हिंदी मीडियम का क्रैश कोर्स मिलेगा। आप कोई से ही बोर्ड से, एमपी से, बिहार से, आप उत्तर प्रदेश से भी सही, आपके ये सब जगह काम करेगा। जो कि नोट्स हैं वो आपके सब जगह काम करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर देना। अब हम पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। गुरु बीजाणु जनन होता क्या है और बनता कैसे है। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु प्रक्रिया बीजांडकाय में होती है। बीजांडकाय में परपशु कोशिका सामान्यतः एक परित विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, मतलब वो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि इसे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। पहले भाग में आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट भाग में बढ़ जाती है। इनमें से बाहरी कोशिका प्राथमिक वित्तीय कोशिका तथा भीतरी कोशिका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। प्राथमिक बीजाणु कोशिका प्राय विभाजित नहीं होती और सीधे ही गुरु बीजाणु मृत कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। अब क्या इसमें मृत कोशिका की तरह, मतलब उसमें विभाजन नहीं होता। अब मैं आपको इसमें चित्र के द्वारा समझाऊंगा, तब ये आपको समझ में आएगा। आपका ये एक चित्र है, आपका अभी अभी कैसा चित्र है आपका, ये एक मतलब जो इसका अंदर का है, जैसे कि अब मैंने इसको खाली बस बाहर बाहर का एक चित्र बना दिया है। अब आप इस चित्र को देखेंगे, जो कि चित्र होता है इसमें होता है अधः स्तरीय, एक कोशिका होती है अधः स्तरीय कोशिका। क्या होती है कि अधः स्तरीय कोशिका होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है इसमें, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद आप देखेंगे ये होता है ए बी। आप बी में देखेंगे इसमें ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था क्या, परपशु कोशिका या अधस्तरीय कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे एक तो बीजाणु जनन कोशिका और वित्तीय कोशिका कहते हैं। इसमें एक बनती है बीजाणु जनन कोशिका और एक बनती है आपकी वित्तीय कोशिका। इसमें आपके वित्तीय कोशिका का कोई काम नहीं होता। इसमें होता है बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मृत कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। क्या करने लगती है,
एक मृत कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। अभी आपने पढ़ा था क्या, ये गुरु बीजाणु मृत कोशिका की तरह करने लगती है, मतलब कि डायरेक्ट ही कार्य करने लगती है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता। उसके बाद जबकि वो कार्य करने लगती है तो इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये 4 कोशिकाएं बनाती है। कितनी कोशिका बनाती है, ये 4 कोशिका बनाती है। और ये कोशिका अगुणित होती है। अगुणित का मतलब होगा जो इसमें ये अगुणित होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कितने मतलब 46 होते हैं गुणसूत्र और मादा के अंदर 23। तो ये क्या होगी, मतलब जो आधे होती हैं उसे ही हम इसे इसलिए हमें अगुणित बीजाणु कहते हैं। अब इसमें ये क्या बनाता है, अर्धसूत्री विभाजन। मैंने आपको बताया था पहले कि 4 कोशिका बनाता है अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद। अब जबकि 4 बनाएगा तो 4 कोशिकाएं बनने के बाद इसमें 3 कोशिकाएं कैंसिल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इसमें 3 कोशिका कैंसिल हो जाती हैं। बचती है इसमें आपकी एक कोशिका, जो कि एक कोशिका फिर आप देखेंगे कि बीज केंद्रक में आ जाती है। बीजांड के एक बीज केंद्रक में आ जाती है। इसी केंद्रक में फिर क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होने के बाद ये कोशिका एक मतलब ये कोशिका 2 कोशिका बनाती है। एक कोशिका इसके यहाँ ऊपर आ जाती है और एक कोशिका के नीचे आ जाती है। ठीक है, जब इसमें और पहले होता था आपका यहाँ हो रहा था अर्धसूत्री, उससे पहले तो वो 4 बनाती है, समसूत्री 2 बनाती है। समसूत्री में एक ऊपर चले जाता है, एक नीचे, एक तो आपका निवाक की ओर और एक नीचे आ जाता है। उसके बाद फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो क्या समसूत्री विभाजन से फिर 1 से यहाँ 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ भी 1 से 2 हो जाएंगे। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा यहाँ, फिर समसूत्री विभाजन। जब यहाँ फिर समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ भी 2 की 4 हो जाती है, यहाँ से 2 की 4 हो जाती हैं। तो क्या आपकी 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब आपकी 8 कोशिकाएं होने के बाद अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें से एक कोशिका बीच में चली जाती है और ऊपर से एक कोशिका बीच में आ जाती है, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था द्वितीयक केंद्रक क्या होता है, हम जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। उसके बाद जो कि 3 कोशिका बची ऊपर की, आपको 3 कोशिका ऊपर चली जाती हैं, हम जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। फिर आपके यहाँ 3 कोशिका बचती हैं, वो 3 कोशिका यहाँ आ जाती हैं। और जो कि आइटोसाइटों की होती हैं याली, और जो कि होती है आइटोसाइटों की, हम इसे सहायक कोशिका कहते हैं। और जो बीच वाली होती है हम इसे अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका मतलब हम इसे मादा कहते हैं, मादा अंडपी कहते हैं, क्योंकि हमें मादा तो निकालनी थी, मादा कहाँ होती है, मादा अंडपी होती है। अब मैं आपको गुरु बीजाणु मृत कोशिका की डिफिनेशन दिखाता हूँ। गुरु बीजाणु मृत कोशिका। गुरु बीजाणु मृत कोशिका बड़ी तथा स्पष्ट केंद्र वाली होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होकर 4 अगुणित कोशिका बनाती है। मैंने क्या बोला था, वो अगुणित मतलब कि विभाजित होती है और क्या बनाती है, 4 कोशिकाएं बनाती है। 4 कोशिका बनाती है जो सामान्यतः एक रेखीय चतुष्ट में विन्यासित रहती हैं। यह कोशिका गुरु बीजाणु कहलाती हैं। इस प्रकार संपूर्ण बीजांड का गुरु बीजाणुधानी है तथा यह इसमें केवल 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों गुरु बीजाणुओं में से सामान्यतः केवल एक ही क्रियाशील होती है, मतलब 3 नष्ट हो जाती है, उसमें एक ही क्रियाशील होती है। यह वृद्धि या विभाजन द्वारा मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है, जिसमें वो मादा कोशिका बनती है, उसका निर्माण करता है। अब मैं आपको इससे अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा परागण क्या होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आज के लिए इतना ही, और आपको पूरे यूट्यूब पर क्रैश कोर्स कहीं नहीं मिलेगा 2021 के एग्ज़ाम के लिए। और अब आप अपने दोस्तों के पास में मेरी वीडियो शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।